वजह से हुई बड़ी चूक, 39 विधायकों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सवाल। और क्या अब तीर कमान पर भी मंडरा रहा है संकट? क्या महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा कानूनी मोड़ आने वाला है जिसका असर सिर्फ एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों पर नहीं बल्कि पूरी शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह पर पड़ सकता है? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक सवाल ऐसा उठा जिसने पूरे मामले को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। क्या एकनाथ शिंदे को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? वहीं दूसरी तरफ 2026 में लोकसभा के 6 शिवसेना यूबीटी सांसदों के शिंदे गुट में विलय को मंजूरी देने के फैसले में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का नाम सामने आया है। तो आखिर ओम बिरला पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? 39 विधायक कौन है? सुप्रीम कोर्ट खुद अयोग्यता पर फैसला कर सकता है या नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस पूरे विवाद का असर उद्धव ठाकरे के तीर कमान वाले दावे तक पहुंच सकता है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उन्नति कोटियाल और आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना का विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई ने इस पुराने विवाद को एक बार फिर बेहद महत्वपूर्ण बना दिया है। मामला उस राजनीतिक संकट से जुड़ा हुआ है जिसने जून 2022 में महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार को गिरा दिया था। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के 39 विधायक अलग हो गए और बाद में बीजेपी के समर्थन में नई सरकार बनी और इसके बाद इन विधायकों की अयोग्यता को लेकर विवाद शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने मई 2023 में स्पीकर को अयोग्यता की याचिका पर फैसला करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में अभी भी 39 विधायकों के खिलाफ दरबदल कानून के तहत याचिकाएं का उल्लेख है। लेकिन दोस्तों, असली सवाल अब ये है कि क्या उस पूरे विवाद का कानूनी असर आज भी बाकी है, क्योंकि 2019 वाली विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो चुका है। 2024 में नई विधानसभा का चुनाव भी अब यहाँ पे हो चुका है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बेहद पेचीदा सवाल खड़ा हो चुका है कि अगर कोई विधायक उस पुरानी विधानसभा के दौरान अयोग्य था तो आज उसे अयोग्य घोषित करने का व्यवहारिक मतलब क्या होगा। और यही से सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई बेहद दिलचस्प हो जाती है। और इसी बीच आप ये हेडलाइन देख लीजिए, क्या हम शिंदे को अयोग्य घोषित कर सकते हैं? शिवसेना मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम सवाल। वहीं दूसरी हेडलाइन आप देख लीजिए, क्या एकनाथ शिंदे को अयोग्य घोषित करना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे के गुट से पूछा। वहीं तीसरी हेडलाइन सामने आती है, देखिए कि अगर एकनाथ शिंदे दल बदल के दोषी पाए जाते हैं तो ईसीआई की मान्यता का आधार खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना यूबीटी। अब देखिए, 19 अगस्त 2026 को सुनवाई के दौरान जस्टिस जयमाल्य बागची ने उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत से सवाल किया कि अगर स्पीकर का फैसला रद्द कर दिया जाए तो क्या अदालत खुद एकनाथ शिंदे और दूसरे विधायकों को अयोग्य घोषित कर सकती है या नहीं कर सकती है? यानी सवाल बिल्कुल सीधा था कि क्या सुप्रीम कोर्ट स्पीकर की भूमिका खुद निभा सकती है। देखिए, जस्टिस बागची ने पूछा कि क्या कोर्ट आज शिंदे को अयोग्य घोषित कर सकती है? क्या कोर्ट खुद स्पीकर की भूमिका मानकर उन्हें अयोग्य ठहरा सकती है? अब दोस्तों देखिए, इस एक सवाल का महत्व समझिए। अगर अदालत कहती है कि वो खुद अयोग्यता तय कर सकती है तो महाराष्ट्र की राजनीति में इसका बहुत बड़ा असर यहाँ पर हो सकता है। लेकिन देखिए, कोर्ट ने यह भी संकेत दिया है कि अयोग्यता तय करने की संवैधानिक जिम्मेदारी स्पीकर की ही है और अदालत किसी गलत फैसले को रद्द करके मामले को दोबारा उचित प्रक्रिया के लिए भेज सकती है। यानी यहाँ पर मामला सिर्फ ये नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत, मामला यहाँ पर यह भी है कि संविधान के तहत फैसला लेने का अधिकार आखिर किसके पास है, स्पीकर के पास या फिर किसी असाधारण परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट खुद हस्तक्षेप कर सकती है। उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत ने कोर्ट के सामने ये तर्क रखा कि दल बदल के मामले में विधायकों को उनके कथित दल बदल के समय से अयोग्य माना जाना चाहिए। यानी अगर किसी विधायक ने उस समय संविधान की 10वीं अनुसूची का उल्लंघन किया था तो बाद में चुनाव जीत जाने से पुराने घटनाक्रम का कानूनी सवाल अपने आप खत्म नहीं हो जाता है। और यही बिंदु है जिस पर पूरी लड़ाई अभी यहाँ पर टिकी हुई है, क्योंकि शिंदे गुट के विधायक 2024 में फिर चुनाव जीत चुके हैं। तो सवाल यहाँ पर यह है कि अगर अदालत पुराने घटनाक्रम पर कोई निष्कर्ष निकालती है तो उसका असर नई विधानसभा की स्थिति पर किस तरह पड़ेगा और क्या
इसका कोई असर सिर्फ ऐतिहासिक या फिर कानूनी घोषणा तक सीमित रहेगा या आगे भी बढ़ सकता है, या फिर इसका राजनीतिक असर भी सामने आ सकता है। अब यहाँ एक और बड़ा मुद्दा जुड़ जाता है शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह का। दोस्तों देखिए, आपको याद होगा कि चुनाव आयोग ने फरवरी 2023 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को वास्तविक शिवसेना माना था और उसे शिवसेना का नाम और धनुष बाण यानी तीर कमान चुनाव चिन्ह दे दिया था। अब उद्धव ठाकरे गुट ने इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है और 2026 की सुनवाई में ये विवाद और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। उद्धव गुट की तरफ से ये तर्क दिया जा रहा है कि अगर किसी गुट की विधायी संख्या को बहुमत का आधार बनाकर पार्टी और चुनाव चिन्ह का फैसला किया गया है, लेकिन बाद में उन्हीं विधायकों की अयोग्यता का सवाल गंभीर रूप से सामने आता है, तो उस आधार पर किए गए फैसले पर भी सवाल यहाँ पर उठना स्वाभाविक ही होगा। अब देखिए, 20 अगस्त की सुनवाई से जुड़ी रिपोर्ट में भी सामने आया था कि उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि शिंदे गुट अभी भी कथित दल बदल के लाभ उठा रहा है और चुनाव आयोग का चुनाव चिन्ह संबंधी फैसला विधायी बहुमत के परीक्षण पर काफी हद तक आधारित था। अब दोस्तों देखिए, यहीं से तीर कमान वाला सवाल पैदा हो जाता है। क्या इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट तीर कमान सीधे उद्धव ठाकरे को वापस दे देगी या क्या करेगी? अदालत ने पहले ही ये सवाल उठा दिया था कि क्या राजनीतिक पार्टी और उसकी विधायी शाखा को एक ही तरीके से देखा जा सकता है, और अदालत के सामने ये भी मुद्दा आया कि अगर पार्टी में विभाजन नहीं बल्कि सिर्फ विधायी दल में विभाजन हुआ था तो उसका असर असली राजनीतिक पार्टी की पहचान पर कैसे पड़ सकता है। यानी दोस्तों, अब लड़ाई सिर्फ 39 विधायकों की नहीं रह चुकी है। अब सवाल यहाँ पर आता है कि असली शिवसेना कौन, किसके पार्टी का नाम मिलना चाहिए, किसे तीर कमान मिलना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण, पार्टी की पहचान तय करने में विधायकों की संख्या ज्यादा महत्वपूर्ण है या फिर संगठन और राजनीतिक पार्टी की संरचना। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2026 की सुनवाई में इस बात पर भी सवाल उठाया था कि क्या राजनीतिक पार्टी का नियंत्रण सिर्फ विधायी दल के बहुमत को तय किया जा सकता है। देखिए, अदालत की टिप्पणियों में ये बात सामने आई कि राजनीतिक पार्टी और लेजिस्लेटिव पार्टी के बीच एक फर्क महत्वपूर्ण हो सकता है। अब जरा ओम बिरला वाले एंगल को भी समझ लीजिए। देखिए, सोशल मीडिया और राजनीतिक चर्चा में ओम बिरला का नाम इस पूरे विवाद के साथ जोड़कर सवाल यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। स्पीकर ओम बिरला ने शिवसेना यानी यूबीटी के 6 सांसदों के शिंदे नेतृत्व वाली शिवसेना में विलय को मान्यता दी थी। इसी फैसले को उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। उद्धव गुट का कहना है कि ओम बिरला ने गलत फैसला किया और उनसे उन्हें कोई उम्मीद ही नहीं थी। उद्धव गुट का कहना है कि अगर दल बदल के बाद कोई व्यक्ति लंबे समय तक उस राजनीतिक लाभ का इस्तेमाल करता रहे तो और बाद में सिर्फ समय बीत जाने की बहस से उस पर सवाल ही ना उठाया जाए तो इसके दल बदल विरोधी कानून कमजोर पड़ सकता है। और दोस्तों, यही वजह है कि इस मामले को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में इतनी बेचैनी मच चुकी है, क्योंकि अगर अदालत सिर्फ स्पीकर के फैसले को गलत ठहराकर नई प्रक्रिया का रास्ता खोलती है तो भी मामला आगे बढ़ सकता है। अगर अदालत अयोग्यता के कानूनी सिद्धांत पर कोई महत्वपूर्ण टिप्पणी करती है तब भी उसका प्रभाव आगे के मामलों पर पड़ सकता है। और अगर चुनाव आयोग के उस फैसले पर भी कोई बड़ा सवाल आता है जिसमें शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और तीर कमान मिला था तो राजनीतिक तस्वीर और ज्यादा बदल सकती है। अब देखिए, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने दोनों विवादों के संवैधानिक पहलू पर सुनवाई कर ली है और दोस्तों, ये पूरी कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस ही है। क्या अदालत दल बदल पर सिर्फ टिप्पणी करेगी या ऐसा फैसला देगी जो आने वाले सालों के लिए मिसाल बन जाएगा? क्या स्पीकर की शक्तियां की सीमा और साफ होगी? क्या विधायी बहुमत के आधार पर पार्टी की पहचान तय करने का तरीका बदलेगा? और क्या तीर कमान के विवाद में उद्धव ठाकरे गुट को किसी तरह की राहत मिल सकती है? इन सवालों का जवाब अभी बाकी है। आपकी इस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।